नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उपचुनाव से पहले ममता ने भरी हुंकार, देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी बोली, मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, क्यों किया था किसानों का अपमान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनाइए कि देश की हालत गुजरात जैसी न हो, बीजेपी का नाम लेकर बरसे पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस सांसद ने भी कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। उपचुनाव से पहले ममता ने भरी हुंकार, देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। नंदीग्राम में हार के बाद अब इस सीट से चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी हो गया है। ममता ने अपना प्रचार भी यही देखते हुए शुरू कर दिया है। मंदिर मस्जिद का दौरा भी हो रहा है और बीजेपी पर भी तंज कसा जा रहा है। अब हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ये बयान ममता ने हिंदी भाषियों को लेकर की गई एक प्राइवेट मीटिंग में कहा है। इस बातचीत के दौरान मीडिया को तो न्योता नहीं दिया गया, लेकिन खबर मिली है कि ममता ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उनकी नज़रों में देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना जरूरी हो गया है। वे कहती है कि ये लोग नंदीग्राम में जाकर लोगों को पाकिस्तान बताते हैं। हम इस देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। आने वाले चुनाव में हमें हिंदुस्तान को बचाना है। मैं इस देश को बचाने के लिए जो संभव है करूंगी। बातचीत के दौरान ममता ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी उनकी सिर्फ उन वीडियो को वायरल करता है जहां पर वे मस्जिद जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब मस्जिद जाती हूं तो बीजेपी वीडियो वायरल करती है। हम जब गुरुद्वारा जाते हैं तो यही करती है। हम तो घर में काली पूजा भी करते हैं। यही हमारी परंपरा है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। दरअसल ममता ने लगभग 1 घंटे की मीटिंग में हिंदी भाषियों का दिल जीतने की कोशिश की। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। ममता को जीत के लिए इस वोट की जरूरत है। कल ही ममता ने भवानीपुर गुरुद्वारा में भी माथा टेका था, क्योंकि भवानीपुर में लगभग 5000 के आसपास सिख और पंजाबी रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, क्यों किया था किसानों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस को वापस ले लिया है। योगी सरकार के फैसले से सैकड़ों किसानों को राहत मिली है। एक आदेश में कहा गया कि सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर से 868 केस वापस ले लिए हैं। उधर पराली को लेकर दर्ज किए केस वापस लेने के बाद योगी सरकार विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने इसे सरकार का नाटक करार दिया है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया है। प्रियंका ने कहा, जब यूपी सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे। इसके अलावा प्रियंका ने आगे कहा कि चुनाव आते मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। गौरतलब है कि बीते महीने योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद के दौरान केस वापस लिए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुकदमे वापस लेने के साथ ही किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ किया जाएगा। इस दौरान गन्ना मूल्य भुगतान करने और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने से लेकर तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान ही पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज होने की शिकायत सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी मुकदमे वापस लेने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों पर जुर्माना लगा है उसे भी माफ किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मनाइए कि देश की हालत गुजरात जैसी न हो, बीजेपी का नाम लेकर बरसे पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस सांसद ने भी कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जारी सियासी उठापटक के बीच वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वाजपेयी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि गुजरात मॉडल वहीं फेल हो गया। उन्होंने टिप्पणी की, गुजरात मॉडल गुजरात में फेल, मनाइए देश का हाल गुजरात सरीखा न हो। गुजरात बीजेपी में भारी टकराव, सभी मंत्री हटाए जाएंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा, 7 साल पहले गुजरात के गांधीनगर से गुजरात मॉडल दिल्ली आया था। दिल्ली ने ये सपना पूरे देश को दिखलाया था कि गुजरात की चकाचौंध जिस तरह से गुजरात मॉडल के जरिए की गई, आने वाले वक्त में पूरा भारत भी उसी चकाचौंध में होगा। लेकिन ये किसे पता था कि गुजरात मॉडल गुजरात में ही ढह जाएगा। कांग्रेस सांसद डॉक्टर उदित राज ने भी गुजरात मॉडल पर कमेंट करते हुए कहा, गुजरात मॉडल एक धोखा था और वे विकास के कारण नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की वजह से सत्ता में थे। उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवादल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी एक टिप्पणी आई और गुजरात मॉडल के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस सेवादल ने ट्वीट किया, गुजरात मॉडल गुजरात के असल हालत बयां करता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी को हरिश्चंद्र अवार्ड दिया गया। बता दें, गुजरात के सीएम रहे विजय रूपानी ने पिछले दिनों गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भूपेंद्र पटेल सीएम बने थे। पटेल के नेतृत्व वाली सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को होने वाला था, लेकिन उसे गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल अब कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही हैं। गुजरात में जारी सियासी रस्साकसी पर सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स भी टिप्पणी कर रहे हैं। गोविंद सिंह जुफाल ने लिखा, गुजरात मॉडल ने बड़े बड़े राग दरबारी पत्रकारों को जिंदगी में मेहनत करना सिखा दिया है, फिर फेल कैसे हो गया मॉडल। वेद नाम के यूजर ने लिखा, बढ़िया विश्लेषण, अभी तक तो साहिब की कोई स्कीम सफल तो हुई नहीं, अब जबकि गुजरात मॉडल भी फेल है तो फिर देश के लिए क्या उम्मीद की जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और फर्जी डिग्री कांड की सीबीआई जांच के मुद्दे पर कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर प्रदेश के हर जिला में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर में आज जिला कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में निकाली गई। रैली में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस पार्टी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित जिला व ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें सम्मिलित लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला कई लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर हमीरपुर में भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार दिया और लोगों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा विधानसभा में फर्जी डिग्री घोटाले की जांच के मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करती है और इसको लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी घोटाले में शामिल लोगों को बेनकाब करके ही दम लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस, निकालेगी पदयात्रा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएगी। यूथ कांग्रेस द्वारा बिहार में भी बेरोजगार दिवस को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। पटना में बेरोजगार दिवस को सफल बनाने के लिए यूथ कांग्रेस के नेता नुक्कड़ नाटक करेंगे और पद यात्रा भी निकालेंगे। इधर एनडीए का दावा है कि कांग्रेस अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बेरोजगार दिवस मना रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और फर्जी डिग्री कांड की सीबीआई जांच के मुद्दे पर कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर प्रदेश के हर जिला में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर में आज जिला कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में निकाली गई। रैली में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस पार्टी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित जिला व ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें सम्मिलित लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला कई लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर हमीरपुर में भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार दिया और लोगों के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा विधानसभा में फर्जी डिग्री घोटाले की जांच के मुद्दे को उठाया गया था। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन देने की सोनिया गांधी से सिफारिश, आखिरी फैसला बाकी। जी हां दोस्तों,
धरना प्रदर्शन आंदोलनों के लेकर बने कांग्रेस के एक पैनल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सिफारिश की है कि 27 सितंबर को बुलाए किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया जाए। कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हाथ में है। माना जा रहा है कि पैनल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक के बाद सोनिया गांधी को यह सिफारिश भेजी है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा सहित पैनल के सभी सदस्य शामिल हुए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी सूत्र ने कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना भारत के किसान बिना थके कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही थी। इसलिए कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष से सिफारिश की है कि किसानों के भारत बंद को पार्टी पूरी तरह समर्थन दे। अब कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में आखिरी फैसला लेंगी। माना यह भी जा रहा है कि भारत बंद का आह्वान करने वाला किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा भी नेताओं और अन्य संगठनों से समर्थन मांग सकता है। इस बीच कांग्रेस ने 20 से 30 सितंबर के बीच देश भर में अपनी प्रदेश इकाइयों को केंद्र सरकार के आर्थिक, सामाजिक और कोविड रोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहा है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने ऐलान किया है कि वे 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने पिछले साल नवंबर में कानूनों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भाजपा के लिए कठिन होगा सीटों का बंटवारा। अब रामदास अठावले ने भी मांगा अपना हिस्सा, बोले काटेंगे बीएसपी का वोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही पार्टियों में सीटों के बंटवारे के लिए खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए के सहयोगी ज्यादा सीटें पाने की आस लगाए हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि अगर संतोषजनक फैसला नहीं किया गया तो वो अलग से ताल ठोकेंगे। बिहार में एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर पर्याप्त सीटें नहीं दी जाती हैं तो उन्होंने यूपी में 400 सीटें चिन्हित कर ली हैं, जहां से उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी कहा है कि वो भाजपा के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि अठावले की पार्टी केंद्र में एनडीए में है। उन्होंने यह भी कहा कि वो मायावती के वोटों में सेंध लगाएंगे। अठावले ने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा उन्हें 10-12 सीटें दे देगी और वो अनुसूचित जाति वाले इलाकों में अपने उम्मीदवार उतार सकेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 26 सितंबर से उनकी पार्टी प्रदेश में बहुजन कल्याण यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी बसपा के वोट काट सकती है और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। यूपी चुनाव में निषाद पार्टी भाजपा की बड़ी सहयोगी मानी जाती है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय निषाद ने असंतोष जाहिर किया था। हालांकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि निषाद पार्टी के सहयोग के बिना कोई यूपी की सत्ता में कोई नहीं आ सकता। वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनू सूद के घर फिर पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम। जी हां दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद से जुड़े स्थानों पर बुधवार को हुई 20 घंटे की छापेमारी के बाद आईटी विभाग की टीम आज भी रेड करने पहुंची है। बुधवार को भी उनके घर और ऑफिस समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वे दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। बता दें कि सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से एक आम इंसान की दिल खोलकर मदद की, लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। बुधवार को हैरान करने वाली खबर आई। सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद का साथ मिला था। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात लगाकर लोगों के लिए काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, अपने घर के सामान को गिरवी रखकर लोगों की मदद की, उसके घर में इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? इस देश में जिस व्यक्ति को सरकार को सम्मानित करना चाहिए, उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिनकी सरकारों में गंगा नदी में लाशें तैरती रहीं, चील कौवे उन्हें नोचते नजर आए और जो आदमी दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके यहाँ आप छापे डलवा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा नौकरियों का वादा सिर्फ वादा ही रहा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में नौजवान परेशान है। सरकार ने उनसे 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वादा सिर्फ और सिर्फ वादा ही रहा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है।
वो झूठ का प्रशिक्षण केंद्र बन गई है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है। यह जनता को धोखा देना है, अखिलेश यादव ने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे भी भुला दिए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल भी पूछे। अखिलेश ने पूछा, आखिर भाजपा अपने संकल्प पत्र को क्यों नहीं पूरा किया है? किसानों नौजवानों के लिए जो वादे किए गए क्यों भुला दिए गए? किसान की न तो कर्ज माफी हुई, न उसे फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला और न ही किसान की आय दुगनी हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि आज भी गन्ना किसान अपने बकाया के लिए परेशान घूम रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका बकाया है। मिल मालिकों को ही भाजपा सरकार में राहत मिल रही है। गन्ना किसान को तो लागत मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। गन्ना बकाया का ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि नौजवान परेशान है, उनसे 70 लाख नौकरियों का वादा किया गया, वो सिर्फ वादा ही रहा है। प्रदेश में न नौकरियां हैं, न नए उद्योग आ रहे हैं कि रोजगार पैदा हो, बल्कि जो उद्योग लगे हैं वे भी बंद होने के कगार पर है। नौकरियां मांगने पर युवाओं पर लाठी पड़ती है। नोटबंदी जीएसटी से व्यापार चौपट है। व्यापारी कर्ज में दब गए हैं। बुनकरों का धंधा चौपट है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का झंडा थामकर कांग्रेसी घूमे घर घर। जी हां दोस्तों, शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम प्रारंभ किया। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। कहा, आज जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे कांग्रेस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में निकले। अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अभी तक कांग्रेस देश सेवा में संलग्न है। पूर्व में शायद ही ऐसा कोई घर रहा हो जिसमें कांग्रेस विचारधारा न हो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। सभी धर्मों का सम्मान आदर, देश की एकता अखंडता को स्थापित करने की विचारधारा है। अब उसी विचारधारा को मजबूत करना है। दूसरी पार्टियों ने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही। इस दौरान शंभू सेन, जितेंद्र भदौरिया, मंसूर अली, रईसुद्दीन काजी, सूरज रायकवार, सरफराज अली, मोहम्मद अनीश आदि मौजूद रहे। अखिलेश ने बदली मुलायम के माई फॉर्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख दल अपने अभियान में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की चर्चित MY फॉर्मूले की परिभाषा बदलते हुए कहा कि यही दोनों प्रदेश में सपा की सरकार बनवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में MY फॉर्मूले को नया नाम दे दिया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि हम नेताजी के फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं। नेताजी ने जो MY का फॉर्मूला बनाया था उसे हम लोगों ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ है। यही दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे सपने दिखाती है, लेकिन अब बीजेपी के दिन चले गए हैं और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने जितने झूठे सपने दिखाए उतने झूठे सपने किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता को नहीं दिखाए। इसीलिए अब जनता 2022 के चुनाव में बदलाव चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में कहा, हमने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया था, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और कम समय में कई विश्वविद्यालय भी बनवाए। इसीलिए इस बार जो भी पार्टी जनता के सुख दुख में सहभागी होगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी, वही पार्टी 2022 में जीतकर यूपी में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जब यूपी में बीजेपी 2017 में जीत कर आई थी तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाए गए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और साथ ही साथ देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर बुलाया गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि आखिर यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में बवाल, जदयू के सांसद बोले भाजपा ही नहीं चाहती बिहार का विकास, इनको केवल वोट से मतलब। जी हां दोस्तों, बिहार में जदयू और भाजपा के बीच चल रहा अंतर्द्वंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और गाहे बगाहे बार बार सामने आ ही जाता है। अब बांका से जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने भाजपा और केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार का विकास चाहती ही नहीं है, इस पार्टी को राज्य के लोगों से केवल वोट लेने भर से मतलब है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह आरोप तब लगाया जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाली सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह होने के बावजूद विकास बाधित रहने के मसले पर सवाल पूछा गया था। उनके इस बयान के बाद जहां भाजपा में खलबली मची है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल राजद को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। जदयू के सांसद गिरधारी यादव का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार में हमारे सहयोगी दल भाजपा को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम भाजपा के साथ नहीं थे तब वे राज्य की 31 सीटों पर जीते। इसके बाद 2019 में बिहार से एनडीए के 39 सांसद चुने गए। इसके बावजूद केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया।